नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन को शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास शाम को होती है, या मतलब आप अपने बैच में जो आपकी बैच की टाइमिंग होगी उसी बैच के अनुसार आप लाइव क्लास देख सकते हैं। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए और समय समय पर टेस्ट भी दीजिए, जिससे ये बात आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, और उस जो भी आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं उस गलती में आप सुधार कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूं कि अगर जो आप ठीक तरीके से इस सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और कोर्स की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बिल्कुल नया बैच देखने को अब मिलने वाला है। तो लेक्चरर के लिए उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आपको बैच देखने को मिल जाएगा। जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं होती हैं, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए आपको बैच मिल जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स के सारे बैच आपको मिल जाएंगे। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि डेमो देखना है नोट्स का, तो आपको डेमो नोट्स का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है उसको अगर जो आप देखना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का नोट्स है, और नोट्स की फीस केवल 499 रुपये है, तो आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स मेरी हैंड राइटिंग का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेरे खुद के द्वारा लिखा हुआ इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपये में। तो जो लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपनी फीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको वहाँ पे बैच में ऐड कर दिया जाएगा। सो आपसे नंबर क्या आ रहा है सर? तो देखिए, अब ये प्रश्न पता है कि इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलती करेंगे, इसीलिए मैं ये प्रश्न लेकर के आया भी हूँ। तो देखिए, निम्न आय वाले देश में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है। ये विचार जो व्यक्त किया गया था दोस्तों, ये ड्यूजनबरी साहब के द्वारा नहीं व्यक्त किया गया था। जब आयात के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, जब ड्यूजनबरी साहब की बात होती है ना,
तो ड्यूजनबरी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं, देखिए ड्यूजनबरी साहब का ये कहना है कि एक जो व्यक्ति, वो भी प्रदर्शन प्रभाव की बात करते हैं और रैगनर नट्स साहब भी प्रदर्शन प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन ड्यूजनबरी साहब की अगर जो बात करें तो ड्यूजनबरी साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी पड़ोसी को देखता है, अर्थात जो उसके आसपास लोग होते हैं, अपने से उच्च वर्ग के जो लोग उसके आसपास होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का वो प्रयास करता है और इस चक्कर में प्रदर्शन करने के कारण वो अपने आय का बहुत बड़ा भाग खर्च कर देता है। लेकिन ये अगर जो आयात निर्यात के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो ये बात रैगनर नट्स के साहब के द्वारा बताया गया था। जैसे रोलेक्स की घड़ी है, किया की गाड़ी है, मतलब जो भी विदेशी कार आपके देश में आती है, या जो रोलेक्स की घड़ी है या आईफोन है, ये क्या है भैया, ये इसीलिए तो है कि लोग क्यों लोग रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं, इसीलिए तो पहनते हैं कि भैया हमको दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, वो प्रदर्शन करते हैं। और ये रोलेक्स की घड़ी आपके देश के अंदर उत्पादित नहीं होती है, ये किसी दूसरे देश में बनती है। किया की जो कार आ रही है वो आपके देश में उत्पादित नहीं हो रही है, ये किसी दूसरे देश में उत्पादित हो रही है और आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था में आ रही है। तो ये दोस्तों इस संदर्भ में अगर जो आयात और निर्यात के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो रैगनर नट्स साहब होगा, और ड्यूजनबरी साहब सिंपली एक लाइन की बात बताते हैं कि देखिए, लोग अपने से उच्च, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक निम्न आय का व्यक्ति अपने से उच्च आय के लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है और इस कारण से अपनी आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर लेता है। जब बड़ा भाग उपभोग कर लेता है तो उसकी बचत कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है तो निवेश कम हो जाती है। लेकिन रैगनर नट्स ने क्या कहा कि लोग अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने आप को प्रदर्शन करने के चक्कर में दूसरे देश की वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं और उससे क्या होता है, लोगों की बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है, बचत प्रवृत्ति कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उनका निवेश कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि निम्न में से त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। त्वरक की बात कर रहा है तो देखिए 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा, 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया गया था दोस्तों, वो अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था। तो त्वरक की अवधारणा को विकसित किया था जेबी क्लार्क साहब ने। किसने किया था, जेबी क्लार्क ने क्या किया था, विकसित किया था। त्वरक की अवधारणा, तो त्वरक का सिद्धांत हमें क्या बताता है, या तो ये सिद्धांत, त्वरक का सिद्धांत हमें क्या बताता है, तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि उपभोग में परिवर्तन से निवेश पे होने वाले परिवर्तन क्या होंगे, अर्थात उपभोग में होने वाले परिवर्तन का, उपभोग में होने वाले परिवर्तन का निवेश पे प्रभाव, निवेश पे प्रभाव, निवेश पर प्रभाव। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो उससे निवेश पे कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर बढ़ेगा ना, तो उपभोग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ाना होगा, और जब उत्पादन बढ़ाना होगा तो निवेश में भी क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, निवेश बढ़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो उपभोग में कमी आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा कि कोई उत्पादन क्यों करेगा, तो उत्पादन कम होगी तो फिर निवेश में कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, अफ्तेलियन। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि त्वरक सिद्धांत की, त्वरक की व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया, तो अफ्तेलियन ने किया। विकसित किसने किया, जेबी क्लार्क ने किया। त्वरक बताता क्या है, तो एक अर्थव्यवस्था में उपभोग में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है, अर्थात अगर जो उपभोग बढ़ेगा तो निवेश में वृद्धि होगी, उपभोग कम होगा तो निवेश में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मौद्रिक मजदूरी में
कटौती केन्सियन विचार के अनुसार श्रम के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाता है, ऐसा क्यों होता है? मौद्रिक मजदूरी में कटौती, अब ये तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जिसमें खास करके पीगू साहब आते हैं, तो पीगू साहब ने यही तो कहा था ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में, एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, और अगर जो किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाती है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अर्थात पीगू ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मौद्रिक मजदूरी में कम करके हम रोजगार के स्तर को बढ़ा सकते हैं, ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना था, जिसमें ये स्टेटमेंट पीगू साहब ने दिया था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो हम मौद्रिक मजदूरी में कमी ला करके रोजगार को बढ़ा सकते हैं, ये पीगू साहब ने कहा था। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि जब किन्स साहब आते हैं ना, तो ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इनकी हर जगह ये क्या कर देते हैं, आलोचना करते हैं। हर जगह ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, और इनकी मैक्सिमम आलोचना सही भी होती है। तो किन्स साहब ये नहीं कहते हैं कि हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी है। किन्स साहब क्या कहते हैं कि हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना है। हमें क्या करना है कि अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को बढ़ाना है, और प्रभावी मांग कहाँ पे होगा कि जहाँ पे समग्र मांग बराबर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो समग्र मांग होगा, अर्थव्यवस्था का समग्र, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था का समग्र मांग अगर जो समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा दोस्तों, रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगा। समग्र पूर्ति, तो प्रभावी मांग की बात करते हैं, और प्रभावी मांग के संदर्भ में इन्होंने समग्र मांग अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग और अर्थव्यवस्था में पूर्ति अर्थात उत्पादन को बढ़ाने की वकालत करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी है। सो ऑप्शन नंबर सी कि इससे प्रभावी मांग नहीं बढ़ता है। किन्स साहब ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाना है तो आपको प्रभावी मांग बढ़ाना होगा, न कि आपको मौद्रिक मजदूरी। तो किसने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाना है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी होगी? तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें ये स्टेटमेंट पीगू साहब के द्वारा दिया गया था कि अगर जो रोजगार के स्तर को बढ़ाना है तो मौद्रिक मजदूरी में कमी लानी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है तो आपको प्रभावी मांग को बढ़ाना होगा। और प्रभावी मांग क्या होगा, जहां पे आपका समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था में एक तरफ मांग बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आज बहुत मजा आएगा, आज का सेशन बहुत मजा देगा, है ना, बहुत मजा आएगा। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन केन्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए किन्स साहब क्या कहते हैं, किन्स साहब क्या कहते हैं बताइए थोड़ा आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर किन्स साहब अपने उपभोग फलन सिद्धांत के अंतर्गत एक खूबसूरत सी बात कहते हैं। वो ये बात कहते हैं कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना, तो जैसे जैसे उन लोगों की आय में वृद्धि होती है, अर्थात जितनी तेजी से उन लोगों की आय बढ़ती है ना, उतनी तेजी से उपभोग पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ पाता है। मतलब आय बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में उपभोग व्यय उतना तेजी से नहीं बढ़ता है। जैसे अगर जो हम बात करें अगर जो मुकेश अंबानी की बात करें हम, तो इन लोगों के पास क्या है, ये लोग अगर जो ऑन एवरेज निकाला जाए तो दिन भर का क्या करोड़ों करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं, ठीक है, इन लोगों का शुद्ध प्रॉफिट होता है। लेकिन कितना ये खाते होंगे, कितना खाते होंगे, बहुत बहुत उपभोग करते होंगे, बहुत उपभोग करते होंगे। तो 20,000 का 25,000 का, अगर जो बहुत ज्यादा मैं बोलूँ तो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है। नहीं सर, औसत उपभोग प्रवृत्ति से कम होता है, अधिक नहीं होता है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट लगातार पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ते रहिए। और जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करने चाहते हैं यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिंपल सटीक साधारण भाषा में। इसकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे, बाद में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, करंट कहाँ से प्रश्न बनेंगे, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। आप जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? आप बस एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए और 3 महीने का इंतजार करिए। अगर जो ठीक तरीके से आपने मेहनत करके पढ़ दिया ना, तो निश्चित तौर पे दोस्तों आप अपने आप को उस अवस्था में पाएंगे जब आपको खुद से लगने लगेगा कि यार अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब तो चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, और एडमिशन फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये बस एडमिशन फीस है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? एक बार नौकरी मिल जाएगी तो 60-70 हज़ार रुपये से सैलरी शुरुआत ही होगी, उस परिप्रेक्ष्य में कोई फीस ज़्यादा नहीं है और इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। कम से कम 200 क्लास में प्रोवाइड करूंगा इकोनॉमिक्स का, आपको कंप्लीट मेरे द्वारा हैंड राइटिंग जो मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही है, बस उसको आपको फॉलो करना है। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो अगर जो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय और आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है वह कौन सा है? वह कौन सा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी ब्याज दर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों ब्याज दर होगा? तो प्रतिष्ठित सिद्धांत हमें ये बताता है कि बचत और निवेश ब्याज के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बचत, ये प्रतिष्ठित सिद्धांत हमें बताता है कि बचत व निवेश ब्याज के सापेक्ष होते हैं या ब्याज दर के कारण निर्धारित होते हैं, कारण निर्धारित होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है भैया? निर्धारित होते, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी, अगर जो आपसे ब्याज ज्यादा लिया जाएगा, अगर जो आपसे ब्याज ज्यादा लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेविंग कम हो जाएगी। जब आपकी बचत कम हो जाएगी, जब ब्याज आपसे ज्यादा लिया जाएगा तो बचत आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप बचत कर सकते थे उसको तो आपने ब्याज के रूप में दे दिया। तो जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचत कम हो जाएगा, और जब आपकी बचत कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका उपभोग भी कम हो जाएगा। तो ये तो बात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना था। लेकिन अगर जो वहीं पे किन्स साहब को भी यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, तो किन्स साहब ने क्या कहा था, याद है कि भूल गए? किन्स साहब ने कहा कि जो आय होती है, वो जो उपभोग होता है वो किस पे निर्भर करता है? आय और बचत पे निर्भर करता है। तो आय इज इक्वल टू क्या होता है? उपभोग प्लस बचत। आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के। लेकिन ये जो क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्री थे, इनका ये कहना था कि जो बचत निर्धारित होता है ना, वो ब्याज दर के कारण, अगर जो ब्याज दर ज्यादा होगा तो बचत कम होगा, क्योंकि ब्याज के रूप में आप पैसा दे देंगे, और बचत कम होगा तो उपभोग भी आप कम ही करेंगे। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो कहते हैं कि आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है कि यदि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय में उपादान अर्थात सब्सिडी जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो अब आपको मैं बार बार ये प्रश्न करवाता हूँ, कहता हूँ कि कापी पेन पास में रखिए, नोट डाउन भी किया करिए। अगर जो आपको बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय का फार्मूला पूछ रहा है कि बाजार मूल्य पे अगर जो राष्ट्रीय आय निकालना है
तो आपको फार्मूला पता है कि नहीं पता है? तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यदि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय में सब्सिडी को हम जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो साधन कीमतों पर जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो उसके बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपादान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? वो साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्कृति के आधार पर हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें 3-4 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर जो बात हो तो यहाँ पे 3-4 बातें आपको याद आनी चाहिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद आना चाहिए कि 1951 में एक समिति आई थी, जिस समिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोरेवाला समिति के नाम से जानते हैं। गोरेवाला समिति के नाम से जानते हैं। जब ये समिति आती है ना, तो जो इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, 1921 से चली आ रही थी, तो जो इंपीरियल बैंक था ना, जो क्या था? इंपीरियल बैंक था, इसकी इन्होंने क्या कर दी? कड़ी आलोचना कर दी। इंपीरियल बैंक की क्या कर दी इन्होंने? कड़ी आलोचना कर दी। और ठीक है, इंपीरियल बैंक की क्या कर दी इन्होंने? कड़ी आलोचना कर दी। और यही कारण है कि 1955 में इंपीरियल बैंक को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रकाश में लाया गया, अर्थात ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्विस के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे क्या संभव है? अब देखिए, ध्यान से समझिए, जो बेचेगा वो पैसा प्राप्त करेगा, जो विक्रेता होगा वो क्या करेगा? जो प्रतिभूति को बेच रहा है, जो प्रतिभूतियों को बेचता है वो क्या है? विक्रेता है। तो अगर जो कोई वस्तु आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं तो पैसा आपको तो प्राप्त होगा ना, अर्थात विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय अगर जो कर रहा है, विक्रय कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये आय अर्जित करेगा, आय अर्जित करेगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो देखिए, और खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई क्यों करता है? तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए और मुद्रा की पूर्ति को घटाने के लिए करता है। क्योंकि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो स्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाती है, अर्थात महंगाई आ जाती है। तो महंगाई को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में और हमारे सरकार के हाथ में है। तो जब आरबीआई देखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है तो सभी लोग के पास पैसा चला गया है, सभी लोग के पास पैसा चला गया है तो सभी लोग मांग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से लोग मांग बढ़ा रहे हैं उतनी तेजी से वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो क्या करता है? अभी आगे देखते हैं। उसके बाद मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा की पूर्ति को कम करने का कार्य भी करता है कौन? आरबीआई ही करता है। ठीक है, अगर जो स्फीति आती है, इट मींस मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो स्फीति की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति को घटाने का कार्य आरबीआई करता है। कितने माध्यम से करता है? इसके बहुत सारे माध्यम है, बहुत बार बताया हूं। तो देखिए, अगर जो विक्रेता है, अगर जो आरबीआई केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचेगा तो आय प्राप्त होगा ना। तो जब पैसा जो अर्थव्यवस्था में होगा वो पैसा आप किसके पास चलाएगा? आरबीआई के पास चलाएगा। तो जब आरबीआई के पास चलाएगा तो मुद्रा की पूर्ति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगा। और जब लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं, मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी, तो लोग ऋण की डिमांड ज्यादा करेंगे। और जब ऋण की डिमांड अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाएगी तो ब्याज का दर बढ़ जाएगा। बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बच्चों वाली बात है कि नहीं है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को अगर जो बेचेगा तो पैसा अपने पास लेकर के आ रहा है, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में पड़ी हुई पैसा है, अर्थव्यवस्था में जो पैसा है उस पैसा को आरबीआई अपने पास रख रहा है।
अर्थात जो तरलता अर्थव्यवस्था में मुद्रा की थी उसको अब आरबीआई अपने पास ले रहा है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति को कम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आई हो। और प्रतिभूतियों का क्रय कब करेगा? प्रतिभूतियों का क्रय तब करेगा जब मुद्रा को रिलीज करना हो। मुद्रा की पूर्ति को अगर जो बढ़ाना हो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना हो, मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ाएगा? मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ गया है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहेगा, और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहेगा तो वो प्रतिभूतियों को क्या करेगा? क्रय करेगा। क्रय करेगा तो जो प्रतिभूति इसे बेचेगा उसे ये क्या करेगा? मुद्रा देगा। तो इट मीन्स कि आरबीआई मुद्रा को रिलीज करेगा अर्थव्यवस्था में, फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो फिर ब्याज दर में कमी आ जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होती है तो ब्याज दर बढ़ेगा, क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा कम होगी, मुद्रा की पूर्ति कम होगी, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग ज्यादा ब्याज लेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे तो ब्याज दर बढ़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जब सबके पास पैसा होगा तो लोग ऋण लेंगे नहीं तो ब्याज की दर नीची हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगला कि मुद्रा की कौन से परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M3 विस्तृत मुद्रा को बताती है? क्या उत्तर होगा भाई? सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए। आदि सिंह जी, अफजल हसन जी, नेहा जी, ठीक है, अनामिका जी, राज सिंह जी। चलिए सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। हाँ, इजी सी बात है। M3 की बात हो रही है। M3 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। अब याद आना चाहिए, M0 को आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। M0 को आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ठीक है। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं। और M3 को क्या बोलते हैं? M3 को विस्तृत मुद्रा बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा बोलते हैं, ठीक है, विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि M0 किस कमेटी के द्वारा, किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे M0 अस्तित्व में आया? तो ये था दोस्तों रेड्डी समिति, याद रखिएगा, जिसे आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। तो ये था दोस्तों रेड्डी समिति। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि M1, M2, M3, M4 ये जो अवधारणा आई वो किस समिति की अनुशंसा के आधार पे आई? तो वो थी दोस्तों चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति। तो आप अब पूछेंगे कि सर जी ये समझ में नहीं आता M1, M2, M3, M4 क्या है? तो भैया थोड़ा सा मुद्रा एवं बैंकिंग को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं तो जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डाला है, इस मुद्रा को उसने कोडित किया है M1, M2, M3, M4 के रूप में, ठीक है। तो अब वही पूछ रहा है कि M3 में क्या सम्मिलित होगा? तो M3 में क्या सम्मिलित होगा? चलिए, जिससे आपके पास भी बहुत पैसा हो जाएगा तो आप भी कोड बनाएंगे कि यहाँ पे इतना डालें, यहाँ पे इतना डालें। तो उसी तरीके से कोडित किया है आरबीआई ने जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को डाला है। तो चलिए बताइए M3 में क्या शामिल होगा? तो M3 में शामिल होता है करेंसी अर्थात नोट व सिक्के, बैंकों की मांग निरपेक्ष और बैंकों की सावधि निरपेक्ष। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बैंक दर से क्या अभिप्राय है? बैंक दर से क्या अभिप्राय है? इजी सी बात है, बैंक दर से क्या अभिप्राय है भाई? बैंक दर बच्चों वाला प्रश्न है, बार बार बताता हूँ, आज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। ये आरबीआई रहा, ये आरबीआई है, ये वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता, हम लोग रहे जनता। अर्थात जब देखिए हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो या निकालते हैं तो कहते हैं ना कि ब्याज दर कितना मिलेगा, तो जिसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं ना उसे ही आरबीआई क्या बोलता है? बैंक दर बोलता है, ठीक है। तो अगर जो आरबीआई बैंक दर, देखिए बैंक दर का मतलब क्या होता है कि यदि जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उस पे जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। और अगर जो इसी को यहीं पे अल्पकाल की बात हो जाएगी, अल्पकाल की बात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेपो रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। ये रेपो रेट होता है, ठीक है, रेपो रेट होता है। तो अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे रही है तो उस पे जो दर वसूल कर रही है उसे बैंक दर कहा जाता है।
और अगर जो आप वाणिज्यिक बैंक से ऋण ले रहे हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ब्याज दर। हम और आप क्या बोलते हैं, ब्याज दर बोलते हैं, ठीक है। और जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है तो जो दर वसूल कर रहा है उसे बैंक दर कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रहा है तो उस पे जो दर वसूल कर रहा है उसे रेपो रेट कहा जाएगा। और अगर जो वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई को ऋण दे रहा है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। तो देखिए अगर जो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना सर, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग जुड़े हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है भाई? लाइक और शेयर बहुत कम लोग किए हैं, सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए और उत्साह बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए। बिना उत्साह के जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमेशा उत्साहित रहिए, परेशान और बेचैन टाइप के ना रहिए। जिस बात से बेचैनी और जिस बात से परेशानी हो रही है उस बात को समाप्त कर दीजिए वहीं पे। किसी भी प्रकार की बात हो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जिस बात से परेशानी और बेचैनी हो रही है उसका जीवन में कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात का है कि अगर जो आज आप पढ़ रहे हैं कल आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपकी तो ज़िंदगी अच्छी हो ही जाएगी, साथ ही साथ आने वाली अगली जनरेशन की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। और अगर जो आज थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए, आज इधर उधर की बातों में फंस जाएंगे तो फिर आने वाला पूरा भविष्य क्या हो जाएगा, समस्या क्रिएट करेगा, पूरी ज़िंदगी भर समस्या क्रिएट करेगा। फिर हाँ चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर? कि ए बोल रहे हैं। तो मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है उस आय पर जो इसके धारक को प्राप्त होता है। जैसे जब आप 10 रुपए की नोट लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 50 रुपए का नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो 10 रुपए की नोट है उस 10 रुपए की वैल्यू के बराबर आप किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं वो नोट दे करके। 50 रुपए की वैल्यू अलग होती है, 100 रुपए की वैल्यू अलग होती है। तो मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग किस पे निर्भर करती है, उस आय पर जो धारक को प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच होती है और संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला रहता है। तो अगर जो आपको लगता है कि आप समाज से कटे हुए हैं, आपके रिश्तेदार आपको नहीं वो कर रहे हैं, आपके जान पहचान वाले आपको नहीं वो कर रहे हैं, नहीं आपसे मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो परेशान ना होइए। वो आपके सारी खबर को रख रहे हैं, उनको पता है कि आप किसी बड़े मिशन पे हैं ज़िंदगी में, है ना। उनको पता है कि आप बहुत बड़े मिशन पे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर जी हमारी तो लाइफ बस यही है, तो यही होनी भी चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल रही है तब तक यही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। आप समाज और पूरी दुनिया एक साथ रख करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एकदम स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। बाकी अपने ऊपर सारा समय लगा दीजिए यार, क्यों नहीं, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। सो चलिए बताइए, मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोचशील होने का मतलब क्या होता है कि यह इस बात का द्योतक होता है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता है। आसान भाषा में अगर जो हम बात करें तो अगर जो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो सबके पास पैसा आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति के पास ही पैसा आएगा। जब सबके पास पैसा चला आएगा तो सबके पास पैसा होगा, तो सबके पास पैसा होगा तो सभी लोग क्या कर देंगे कि ऋण लेना कम कर देंगे। और जब सभी लोग ऋण लेना कम कर देंगे तो अगर जो आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है और आपसे कोई ऋण मांग रहा है
तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि चलो ठीक है 5 लाख रुपया हम आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं ऋण के रूप में और साल भर बाद आप हमको 5 लाख रुपया और लौटा देना, ऐसा तो नहीं है। ब्याज की दर गिर सकती है, ऐसा हो सकता है कि ब्याज की दर पहले 10% थी अब 5% हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ब्याज की दर कभी 0 हो जाए या ऋणात्मक हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी को आप ऋण देंगे 1 साल के लिए और कहेंगे कि 5 लाख रुपया तो हमको वापस कर देना। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो फिर आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि साल भर में तो स्फीति बढ़ जाएगी। 7 ऑन एवरेज की बात करें तो 7% महंगाई बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वैल्यू की जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आ रहा है सर? चलिए, अरे मैं हूं, परेशान ना होइए यार, चलिए क्लास करिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मैं आपकी हर बात को समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी स्थान पे रहता हूँ, ऐसी जगह पे रहता हूँ, ठीक है, जो एक अलग ही जगह, प्रयागराज में मैं रहता हूँ। और प्रयागराज ये विद्वानों का शहर है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, लेकिन जितने भी बड़े लोग यहाँ से हुए हैं ना, जितने भी लोग आज बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे हैं, सबने संघर्ष किया है। किसी ने 15 साल लगातार संघर्ष किया है, किसी ने 20 साल लगातार संघर्ष किया है, किसी ने 25 साल तक लगातार संघर्ष किया है। बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी है जो प्रयागराज से निकली है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मतलब यहाँ पे आप जब रहेंगे ना तो यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट भी, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल। और अगर जो आपके पास सोचने की समझने की क्षमता है ना तो आप समाज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अरे भैया, उच्च शक्ति मुद्रा अर्थात M3 की बात कर रहा है, ये आरबीआई नियंत्रित करता है ना। साख पे नियंत्रण कौन करता है? साख पे नियंत्रण आरबीआई करता है। साख पे नियंत्रण आरबीआई करता है कि कितने तरीके से? 2 तरीके से, एक मात्रात्मक, दूसरा चयनात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत क्या आता है? रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक दर आता है, नगद आरक्षित अनुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है। और चयनात्मक के अंतर्गत क्या आता है? साख मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव और अन्य सारी चीजें आती है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला की स्फीति कारण है। अगर जो आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और आपसे कोई ये पूछ दे कि चलिए बताइए अर्थव्यवस्था में महंगाई क्यों आती है, आप मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि यार बड़ी महंगाई आ गई है, बड़ी महंगाई आ गई है। आपसे कोई पूछे कि महंगाई क्या होती है, क्यों आती है, तो देखिए इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं और हम लोग अपने बोलचाल में इसे क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। अपने बोलचाल में हम क्या लोग बोलते हैं? इसे महंगाई बोलते हैं, ठीक है। और महंगाई क्यों आती है, अर्थव्यवस्था में महंगाई क्यों आती है? तो देखिए ये तो हमारे हाथ में है कि हम एक नहीं 10 बच्चे पैदा कर देंगे। तो 10 बच्चे अगर जो आप पैदा कर रहे हैं तो 10 बच्चों को कपड़ा चाहिए, 10 बच्चों को भोजन चाहिए, 10 बच्चों को कापी चाहिए, 10 बच्चों को किताब चाहिए। तो एक बच्चा सैकड़ों वस्तु की मांग करता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जब वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति किसी एक, वो बच्चा जो सैकड़ों वस्तु की मांग करता है, क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर जो मांग बढ़ रही है और उस अनुपात में उत्पादन अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी और पूर्ति कम होगा, अर्थात उत्पादन कम होगा। तो बाजार में वस्तु की मांग बहुत ज्यादा होगी और बाजार में उस वस्तु की पूर्ति बहुत कम होगी। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। जब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में बड़ी महंगाई आ गई है सर। और अर्थव्यवस्था में अगर जो बहुत महंगाई आ गई है तो उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोला जाएगा? मुद्रास्फीति बोला जाएगा। उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोला जाएगा? मुद्रास्फीति बोला जाएगा। तो देखिए ये क्यों होगा? आय में वृद्धि होगी, तो आय में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगा, मांग नहीं बढ़ेगा तो मांग में वृद्धि होगी और उसके अनुसार उत्पादन अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि होगी, महंगाई आएगी। बढ़ती हुई मांग के तदनुरूप पूर्ति में वृद्धि नहीं होना, यह भी बताया। और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन, अर्थात मांग में वृद्धि हो रही है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि जो पूर्ति बढ़ाने वाला है उसको बाजार ही नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला खूबसूरत सा प्रश्न है ये 10 में से
कम से कम अगर जो आप इकोनॉमिक्स के पेपर को उठाएंगे तो 10 में से 7 बार पूछा गया है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। हम इसे आम बोलचाल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे महंगाई बोलते हैं। और मुद्रास्फीति क्यों आता है? मुद्रास्फीति तब आता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। जब पैसा लोग के पास बढ़ जाएगा तो लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे। तो जब लोग मांग को बढ़ा देंगे और उत्पादन उतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, अर्थात पूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन में क्या होता है? यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। मंदी का मतलब क्या होता है? कि मांग अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है और पूर्ति भी अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है। तो अगर जो मांग वो पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में मंदी का द्योतक होता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण होती है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त होता है। दोनों में से संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा होता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये किन्स का है। तो अगर जो मैं आपसे ये पूछूं कि आप महंगाई में जीना चाहेंगे कि मंदी में जीना चाहेंगे, आपको मैं 1 लाख रुपया महीने का दे रहा हूं, तो आप 1 लाख रुपया पूरा का पूरा खर्च करना चाहेंगे कि मंदी के समय में आपको 100 रुपये में दूं तो पूरा 100 रुपये में पूरा महीना चलाना चाहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी, जीना है तो महंगाई में ही जी लेंगे, मंदी में थोड़ी जिएंगे, ठीक है। महंगाई में कम से कम 1 लाख रुपया में उपभोग तो करेंगे, कार में पेट्रोल भरवाएंगे, खूब चलेंगे, बढ़िया एसी का इस्तेमाल करेंगे, फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे, कूलर का इस्तेमाल करेंगे। मंदी तो आ जाएगा तो फिर हाथ से कपड़ा धुलना पड़ जाएगा। तो क्या है? मुद्रास्फीति भी गलत है, लेकिन मुद्रा संकुचन जो है वो मुद्रास्फीति से अधिक बुरा है। ये बात किसने बोला था? किन्स ने बोला था। अगला, चलिए सब बोल रहे हैं महंगाई में जिएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है कि केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? अब केन्स साहब ने अपना जो ब्याज दर का सिद्धांत दिया था उसमें कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सभी लोगों के पास पैसा आएगा ना, सबके पास पैसा आएगा। वो देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है ना तो पैसा स्वतः ही पूरा प्रवाहित होने लगता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। सबके पास पैसा चला जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए, पहले क्या होता था कि आप रिक्शा से, अगर जो 20 साल पहले की बात करें तो आप रिक्शा से जाते थे तो रिक्शा वाला आपको 10 से 15 रुपये में एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता था। लेकिन अब आप क्या करिए कि अब उससे कहेंगे कि 10 से 20 रुपया में छोड़ दो तो कभी छोड़ेगा आपको? अब वो 10 रुपया उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है तो सबके पास पैसा आ जाएगा। तो जब सबके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में लोग ऋण की मांग को कम कर देंगे। ऋण की मांग को क्या कर देंगे लोग? ऋण की मांग में कमी ला देंगे। जब ऋण की मांग में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जब कोई ऋण नहीं लेगा तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। ब्याज की दर क्या होने लगेगी? कम हो जाएगी। लेकिन एक बात सही है कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिरेगी, उस सीमा के बाद ब्याज की दर नहीं गिर सकती है। तो कभी भी ब्याज दर को गिराएगी तथा कभी ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात किन्स साहब का अगर जो आप ब्याज के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बोला था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ाई जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से एक निश्चित सीमा तक ब्याज की दर गिरेगी, लेकिन ब्याज की दर कभी भी जीरो अर्थात शून्य नहीं हो सकती है, या कभी भी ब्याज की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो 5 लाख रुपए आपके पास है, आप किसी को 1 साल के लिए उधार दे रहे हैं, 1 साल के लिए उधार दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख रुपए आप उसे उधार दे रहे हैं और कहेंगे कि साल भर के बाद तुम हमें 5 लाख रुपए वापस कर देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको फायदा क्या मिलेगा? तो ब्याज की दर यहाँ पे क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो आप कभी शून्य ब्याज दर पे ऋण नहीं देंगे, या आप ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो 5 लाख रुपया हमसे ऋण लो, अगली साल हमें 4 लाख रुपया दे देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो किन्स साहब के ब्याज दर का सिद्धांत यही बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है
तो एक निश्चित सीमा तक ही ब्याज की दर कम होगी, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं होगा या ना ही ब्याज दर कभी ऋणात्मक होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि निम्न कारणों में से किससे मांग प्रेरित स्थिति नहीं होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ाई जाती है, अर्थात थियरी की क्लास पढ़ाई जाती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक रणनीति के माध्यम से कंप्लीट आपको आपका कोर्स पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटा रोज नोट्स तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से, जिस सिस्टमेटिक वे से आपको मैं बता रहा हूँ, इसी वे को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। ये बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो देखिए, निम्न कारणों में से किसमें मांग प्रेरित स्थिति नहीं होती है। तो मांग प्रेरित स्थिति का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जब लोग मांग बढ़ाते हैं, और मांग तो लोग बढ़ा लेते हैं, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ता, अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ता है। तो बाजार में वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है और उत्पादन कम होता है, अर्थात वो वस्तु बाजार में कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमत में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। जब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाती है तो उसे हम महंगाई कहते हैं, और इस प्रकार से जो महंगाई उत्पन्न होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उसे हम क्या करते हैं? बोलते हैं। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की बात कौन करता है? किन्स साहब करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर जो टैक्स लगा दिया जाएगा, उच्चतर करारोपण सरकार लगा देगी, तो ऐसी स्थिति में लोग मांग को बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस पैसे से लोग अपना मांग को बढ़ाते हैं उस पैसे को लोग अब क्या करेंगे? टैक्स के रूप में दे देंगे। तो उच्चतर करारोपण लगाने से क्या होगा? मांग में कमी आएगी, अर्थात इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, फीसर साहब आगे भाई, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए, ठीक है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं दोस्तों अपनी हैंड राइटिंग का लिखा हुआ नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मेरे द्वारा ही वो इकोनॉमिक्स का नोट्स लिखा गया है, मैं ही लिखा हूं। उसमें छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर के इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे सब के सब उसमें उपलब्ध हैं, और समय समय पे उसमें अपडेट भी किया जाता है। आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपये में मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उनको ये नोट्स अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको नोट्स वहीं पे मिल जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं। 2 प्रश्न, एक मूल समीकरण, फिशर का मूल समीकरण mv इज इक्वल टू पीटी, ठीक है? फिर फिशर का संशोधित समीकरण ये पूछा जाता है। फिशर का
संशोधित समीकरण, फिशर का संशोधित समीकरण क्या है? एम डैश भी डैश। कमेंट करके बताइए एम डैश क्या बताता है, भी डैश क्या बताता है। एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी, फिशर का समीकरण बताता है सॉरी, ठीक है, कि थोड़ा आराम से, कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर में क्या आ जाएगा? 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए फिशर साहब का जो सिद्धांत है ना, अगर जो आपको मुद्रा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है तो फिशर का तो सिद्धांत आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। फिशर साहब ने क्या कहा? फिशर ने कहा कि देखिए अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो तो सभी लोग अपने मांग को तो बढ़ा देंगे। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन पूर्ति लोग नहीं बढ़ा पाएंगे, तो मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी, कीमत स्तर 2 गुना बढ़ेगा और मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जैसे कि अगर तो हम बात करें उदाहरण के तौर पे मैं आपको अगर जो बता दूं तो मान लीजिए कि 2022 की अगर जो हम लोग बात करें तो 2022 में जब आप दाल खरीदने जाते थे तो 2022 में दाल 70 रुपया पर केजी मिलता था, ठीक है, 70 रुपया पर केजी मिलता था। तो अगर जो आपकी जेब में 140 रुपया था उस समय तो आप 2 केजी दाल खरीद लेते थे। 2022 में आप 140 रुपये में 2 केजी दाल खरीद लेते थे कि नहीं खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब आ गया 2024 में क्या हो गया? दाल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो अब दाल जो है वो 140 रुपये में आप एक केजी खरीद पाएंगे। अर्थात अब अगर जो आपके जेब में 140 रुपया है तो आप एक ही केजी खरीद पाएंगे। अर्थात पहले क्या था कि पहले आप 1 केजी दाल केवल 70 रुपया में 1 केजी दाल आप खरीद ले रहे थे, लेकिन अब 1 केजी दाल खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? 140 रुपया आपको खर्च करना चाहिए। तो मुद्रा की वैल्यू गिरी कि नहीं? अगर जो दाल की कीमतों में वृद्धि हुई है तो मुद्रा की वैल्यू गिरी है कि नहीं गिरी है? गिरी है ना, मुद्रा की वैल्यू गिरी है। अगर जो दाल की कीमत में वृद्धि हुई है तो मुद्रा की वैल्यू गिरी है, क्योंकि 2022 में दाल अगर जो 70 रुपया किलो था तो आप 140 रुपये में 2 केजी दाल खरीद पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि दाल की कीमत बढ़ गई है तो अब 140 रुपये में केवल और केवल 1 ही किलो आप दाल खरीद रहे हैं। अर्थात दाल की कीमतों में वृद्धि हुई है तो जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यही बात फिशर साहब का भी कहना है। अगला बताइए लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्यों नहीं किए हैं? जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्यों नहीं किए हैं भाई? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद का ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म होते हैं मैं फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे आज मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, और 50% बच्चों को नहीं पता होता है कि आगत निर्गत क्या होता है। तो व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है। बिक्री कर का भार किसके ऊपर बटेगा? क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु की मांग व पूर्ति की लोच के आधार पे। अगर जो मांग बेलोचदार है, अर्थात मांग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? क्रेता वहन करेगा, अर्थात उपभोक्ता वहन करेगा। कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? क्रेता वहन करेगा। जैसे मान लीजिए कि मांग किसका बेलोचदार होता है? तो नमक का। तो अगर जो नमक के ऊपर सरकार टैक्स लगा दे और नमक अगर जो 300 रुपया पर केजी भी बिकने लगे तो भी आप नमक खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि नमक के बिना तो सब सूना हो जाएगा। तो अगर जो मांग बेलोचदार है तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? क्रेता वहन करेगा। और अगर जो मांग लोचदार है, अर्थात आप मांग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये का कॉफ़ी भी है और 10 रुपये का चाय भी है, लेकिन
कॉफी की कीमत में वृद्धि हो जा रही है, काफ़ी 12 रुपये का मिलने लग रहा है और चाय 10 रुपये का मिल रहा है, तो लोग कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे और चाय की तरफ चले जाएंगे। तो अगर जो मांग लोचदार होगी तो कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जो मांग बेलोचदार है तो क्रेता वहन करेगा, बेलोचदार है तो क्रेता वहन करेगा, और लोचदार है तो विक्रेता वहन करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा नहीं आ रहा है क्या? है? मजा नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए यार। नहीं आ रहा है, थोड़ा और कंसंट्रेट करिए, इस क्लास का मजा लेने का प्रयास करिए, इस क्लास का लुत्फ उठाने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर जो आप तल्लीनता के साथ अपनी पूरी ऊर्जा झोंक के इस क्लास को अगर जो पढ़ेंगे ना, तो आपको इकोनॉमिक्स की गहराई भी समझ में आएगी और इकोनॉमिक्स का आनंद भी आप उठाएंगे। लेकिन बशर्ते उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको मेरे हर शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? पूरी इकोनॉमिक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी, केवल एक सेशन में रिवाइज हो जाएगी। लेकिन क्या करना चाहिए? केवल कंसंट्रेट होना पड़ेगा। ये नहीं कि चलिए सर जी पढ़ा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, सर जी क्वेश्चन बता रहे हैं हम उत्तर बता रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा माइंड कंसंट्रेट करिए, रिवाइज करिए, समझिए। अब राजकोषीय घाटा आ गया, उसके बाद आपको बजटीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये सब दिमाग में घूमते रहना चाहिए, तभी आनंद उठा पाएंगे, है ना? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? आनंद उठाइए, आनंद। ऑप्शन नंबर, तो प्राथमिक घाटे का फार्मूला क्या होता है सर? प्राथमिक घाटे का फार्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटे का फार्मूला क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, राजकोषीय घाटे का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग क्या करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अच्छा चलिए मैं बता देना, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय और कुल आय का अंतर होता है। बजटीय घाटा बता दीजिए कि बजटीय घाटा क्या होता है। चलिए, क्लास जो होती है वो शाम को 7 बजे से होती है ना? और जो लोग भी नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए जो लोग भी नए हैं और जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि वहाँ पे समय समय पे आपको क्लास की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ए, ठीक है, ये बोल रहे हैं सभी लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार क्या करता है दोस्तों? अपने आय और व्यय को निर्धारित करता है। ठीक है, अपने आय, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार क्या करता है? राजकोषीय नीति क्या होता है? सरकार के आय और व्यय का ही तो विवरण होता है ना। सरकार आय कहाँ से अर्जित करती है और सरकार व्यय कहाँ पे करती है? तो सरकार देखिए आय अर्जित करती है कर के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से और ऋण के माध्यम से। ऋण आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, देश के अंदर से भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। व्यय कहाँ पे सरकार करती है? कल्याणकारी योजनाओं पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत ब्याज दर सम्मिलित नहीं होता है। अगला, कि लोक व्यय के संबंध में फिंडले सिराज द्वारा दिए गए नियम में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है सर? द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम पूछा गया था अभी, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था कि द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसकी पुस्तक है? द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, सॉरी, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात हो रही है। ठीक है, द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
इसी पुस्तक में इन्होंने ये बात बताई थी। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, लोच का सिद्धांत। नहीं भाई, देखिए लोक व्यय के संदर्भ में फिंडले सिराज साहब ने 5 नियम दिए थे। लाभ का नियम, मितव्ययता का नियम, स्वीकृति अर्थात अनुमोदन का नियम, और आधिक्य अर्थात बचत का नियम। ये आपको याद होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा कि किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया? किसने कहा कि जब लोगों की इनकम होती है ना, तो आप लोगों की आय के ऊपर टैक्स मत लीजिए। जब लोग व्यय करें, जब लोग खर्च करें, तब टैक्स लीजिए। अब व्यय कर का उदाहरण पूछा जाता है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्यय कर क्या होता है। तो अगर जो आप होटल में ठहरते हैं, तो होटल पे होने वाला व्यय व्यय कर का उदाहरण है। होटल में अगर जो आप भोजन कर रहे हैं, तो ये व्यय कर का उदाहरण है। अगर जो शराब का उपभोग कोई कर रहा है, तो ये व्यय कर का उदाहरण है। ठीक है, ये शराब बार बार पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। तो शराब भी क्या है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? व्यय कर का उदाहरण है। तो केल्डार ने कहा कि देखिए सर, जब लोगों की आय हो रही है ना, जब लोग इनकम कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स मत लगाइए। वर्तमान समय में यही तो देखने को मिल रहा है ना कि अगर जो आपकी सरकारी नौकरी है, तो आपके इनकम के आधार पे आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन केल्डार साहब इसके विरुद्ध थे। केल्डार साहब कहा कि नहीं भाई, जब एक व्यक्ति आय अर्जित करता है, तो इसके ऊपर टैक्स मत लगाइए। जब व्यक्ति व्यय करेगा, जब पैसा जब वो खर्च करेगा, तब आप उसके ऊपर टैक्स लगाइए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि निम्नलिखित में से किस में जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? जैकब वाइनर का नाम किससे संबंधित है? जैकब वाइनर साहब की बात हो रही है सर। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलिए, तो जैकब वाइनर का नाम संबंधित है एक व्यापार की एकल साधन शर्तों से। अब ऐसे प्रश्नों के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला बता दीजिए बाजार की एकल व्यापार शर्त की। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीएक्स अपान पीएम इंटू क्यू एक्स। ठीक है, पीएक्स क्या है? ये निर्यात है, और पीएम क्या है? आयात है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? अब मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है? तो मौद्रिक उपाय तो आरबीआई अपनाता है। और पूछ रहा है कि कौन सा मौद्रिक नहीं है, मतलब कौन सी नीति मौद्रिक नहीं है। भुगतान असंतुलन की समस्या कब क्रिएट होती है? जब निर्यात की कीमत, जो जिन वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं, अगर जो निर्यात से हमें कम विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रहा है, और आयात जो हम आयात कर रहे हैं, आयातित वस्तु पे ज्यादा जो वस्तु आयातित कर रहे हैं, उस वस्तु पे हम ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। अर्थात ज्यादा कीमत की वस्तुओं को अगर जो हम आयातित करें और कम कीमत की वस्तुओं को हम निर्यातित करें, तो हमारे देश में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति आ जाएगी। अर्थात हमारे देश में भुगतान असंतुलित हो जाएगा। जैसे हम कहें कि हम 80 रुपये की वस्तु को निर्यात कर रहे हैं और 120 रुपये की वस्तु को आयात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि भुगतान क्या है? हम लोगों के देश के पक्ष में नहीं है। और ये मौद्रिक उपाय कौन नहीं है? तो मौद्रिक उपाय है दोस्तों आयात प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध दोस्तों ये सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इसका संबंध सरकार के द्वारा है। सरकार क्या करता है? सरकार कहता है कि देखिए, आपके देश से हमारे देश में जो वस्तु आ रही है ना, इसकी एक लिमिटेड मात्रा ही हम ले लेंगे या नहीं लेंगे। आपके देश से हम किसी वस्तु का निर्यात नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल,
तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? रोज पूछता हूँ, आज भी पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। उसके बाद आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए, जहां पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपको मैक्स मूलर मॉडल याद आना चाहिए, जिसमें मानव संसाधन के विकास की बात की गई थी, मानव पूंजी के विकास की बात की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास की बात की गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर समावेशी विकास की बात की गई थी 12 से 17 तक। सब याद आना चाहिए भाई। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्या? याद आना चाहिए ना। कब से कब तक चला था? फिर बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि सर योजना अवकाश कब से कब तक था। तो देखिए 1966 से लेकर के 1969 तक का एक योजना अवकाश याद रखिएगा, और उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना से जस्ट पहले 1990 से लेकर के 1992 तक दो वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चलाई गई थी। ठीक है, तो 2 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चली थी और 3 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चली थी। यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं चलने के पीछे क्या था कि हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। हमने 1962 में और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, चाइना से युद्ध लड़ा था, और हमारे देश में सूखा भी पड़ गया था। तो इस वजह से हमारे पास वित्तीय संकट था, तो हमने 3 वर्ष की वार्षिक योजनाएं चला दी। और 1990 से 1962 में हमने क्यों 2 वार्षिक योजनाएं चलाई? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? बी उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं मानवीय विकास, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये वित्तीय वर्ष क्या है भारत का? तो ये है दोस्तों 1 अप्रैल से। तो ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था? तो ये चला था दोस्तों 1 अप्रैल से चला था। 1992 से लेकर के 1992 से 1 मार्च 1997 तक चला था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ये 8वीं वाली ज्यादा पूछा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 11वीं और 12वीं, यहां से अमूमन प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, हेक्सर ओलिन साहब आ गए। ठीक है, लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भाई। रवि कुमार जी, गणपत लाल माली जी, मोहम्मद राशिद जी, कृष्णा दुबे जी, अनामिका जी, अरूप पांडे जी, सदानंद मिश्रा जी, नौसाद अली जी, अनामिका जी, सुनीता गुप्ता जी, पूनम कुमारी जी, अभी चौधरी जी, अंगराज मिश्रा जी, ज्योति चौरसिया जी, पारस दास जी, राकेश विंद जी, अक्षय गौरी जी, प्रभाकर भास्कर जी, जावेद अख्तर जी, नौसाद अली जी, पूनम जी। बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है, सबका आप नहीं पढ़ पाऊंगा नाम, लेकिन फिर भी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आरती तिवारी जी, ठीक है, रंजीत कुमार जी, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भैया। जीतू जी, ठीक है, बहुत तेजी से उत्तर आने लगा। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो याद करिए दोस्तों, बच्चों वाली बात है, एक लाइन की बात है। हेक्सर ओलिन के सिद्धांत की अगर जो बात किया जाए, तो हेक्सर ओलिन के सिद्धांत में क्या कहा गया? आज ही हम इस बात को आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे थे कि देखिए हेक्सर ओलिन ने कहा था कि 2 देश हैं और 2 देश क्या कर रहे हैं? 2 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, 2 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक देश भारत हो गया और दूसरा देश अमेरिका हो गया। एक देश भारत हो गया, दूसरा देश अमेरिका हो गया। तो भारत भी क्या करता है? मान लीजिए कि भारत के पास अगर जो श्रम है, तो श्रम प्रधान वस्तुओं का भी ये उत्पादन करता है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का भी उत्पादन करता है। और अमेरिका भी क्या कर रहा है कि इसके पास भी श्रम है और इसके पास भी पूंजी है। दोनों देशों के पास श्रम और पूंजी है, लेकिन अगर जो भारत के पास पूंजी की अपेक्षा श्रम ज्यादा मात्रा में, तो भारत को क्या करना चाहिए कि श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसका निर्यात करना चाहिए और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए। और वहीं अमेरिका के पास अगर जो पूंजी बड़ी मात्रा में विद्यमान है, तो अमेरिका को
पूंजी प्रधान वस्तुओं का क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए और उसका निर्यात करना चाहिए, और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतिफ साहब आते हैं तो कहते हैं कि भैया अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लियोनतिफ विरोधाभास के नाम से हम लोग जानते हैं जिस सिद्धांत को। तो लियोनतिफ विरोधाभास में हमें जब 1991 में लियोनतिफ साहब ने क्या किया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, तो लियोनतिफ साहब ने देखा कि भैया अमेरिका तो पूंजी प्रधान देश है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात कर रहे हैं और पूंजी प्रधान वस्तुओं का ये आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दो देश है, दो वस्तु है, श्रम और पूंजी दोनों देशों में मौजूद है, श्रम और पूंजी दोनों देशों में मौजूद है। तो जिस देश में श्रम की मात्रा ज्यादा है, श्रम का विशिष्टीकरण जिस देश में ज्यादा है, उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और निर्यात करना चाहिए, और पूंजी प्रधान वस्तुओं का उसे आयात करना चाहिए। और जिस देश के पास पूंजी ज्यादा है उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना चाहिए और पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। अगला रिकार्डो साहब आ गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अलग अलग क्लासेज होती हैं। आप इकोनॉमिक्स के क्लास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट आपको लोगों को अलग अलग बैच के माध्यम से कोर्स पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट बैच अवेलेबल है, थियरी की क्लास होती है, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अलग से अगर जो केवल नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल होगा। क्या उत्तर आ रहा है? रिकार्डो साहब आ गए। क्या क्या आपको याद आना चाहिए भाई? रिकार्डो साहब आ गए तो रिकार्डो साहब आए तो क्या क्या याद आना चाहिए? जो गलत कर रहे हैं ना उनको मैं क्या बताऊं। अच्छा, ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। ठीक है, तो रिकार्डो द्वारा अपनाई गई निम्न मान्यताओं में से हैबरलर ने कौन सी मान्यता छोड़ दी? अब इसके लिए आपको रिकार्डो की भी पूरी मान्यता पता होनी चाहिए और हैबरलर की भी पूरी मान्यता पता होनी चाहिए। ये बात अभी मैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ाना शुरू किया हूँ, एप्लीकेशन पे तो बताया हूँ। अभी तक वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग वहाँ पे किसको किसको पढ़े हैं? हम लोग एडम स्मिथ साहब को पढ़े हैं, रिकार्डो को पढ़े हैं, हैबरलर को पढ़े हैं, हेक्सर ओहलिन को पढ़े हैं, लियोनतिफ को पढ़े हैं, स्टोपलर और सैमुअल्सन को पढ़े हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, क्लास लाइव होती है, उसके बाद रिकॉर्डेड वहाँ पे क्लास ऐड हो जाती है, तो आप अपने समय के अनुसार जाकर के क्लास किया करिए। और अगर जो आपने मुझसे 2021 में भी एडमिशन लिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जो कभी भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्स को परचेज किया है तो आप ये मत सोचिएगा कि फिर दोबारा फीस जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर जो 2021 में या 20 में कभी भी आप एडमिशन लिए हैं तो बस आपने जो एडमिशन लिया था, जो आपने फीस सबमिट किया था उसका, और आप बीच में क्लास छोड़ दिए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो याद रखिएगा कि दो वस्तुओं की उत्पादन लागतें श्रम की इकाइयों में परिकल्पित की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये दोनों मान्यता आपको पता होनी चाहिए, रिकार्डो की भी पता होनी चाहिए और हैबरलर की भी पता होनी चाहिए, तभी ये प्रश्न हो पाएगा। अगला, हेरड का विकास मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सा मान्यता है भाई? नोट्स की जो फीस है वो केवल और केवल 499 रुपए है। नोट्स की फीस 499 रुपए केवल, और जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा, उनको फीस नहीं देना होगा। चलिए आप देखिए, ये प्रश्न भी बिना कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो हेरड का जो विकास मॉडल है, अभी इसे एप्लीकेशन पे पढ़ाया नहीं गया है, तो जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़े परेशान न होइएगा, अभी पढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था बंद तथा बिना सरकारी हस्तक्षेप के है। बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, व्यापार स्वतंत्र रूप से होता है, कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में
प्रौद्योगिकी उन्नति होती है जो पूंजी गहन तथा श्रम गहन हो सकती है। नहीं भैया, तकनीकी को तो उन्होंने स्थिर माना था ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। उत्पादन स्थिर उत्पाद सिद्धांत के अंतर्गत होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। और श्रम आपूर्ति एक निश्चित दर से बढ़ती है, ये भी बात सही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, आर्थिक विकास का सबसे सही मापक क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है कि देखिए आर्थिक विकास कहाँ पे होता है, तो ये विकासशील देश में होता है, विकासशील देश में होता है। जैसे भारत जैसे देश में आर्थिक विकास होगा, हमारे यहाँ आर्थिक समृद्धि नहीं होगा, आर्थिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी आधारभूत संरचना सुदृढ़ नहीं है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास करती है जहाँ पे राष्ट्रीय आय में सतत रूप से वृद्धि देखने को मिलती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। आधारभूत संरचना, देश की आधारभूत संरचना, जैसे शिक्षा पर शिक्षा बेहतर देखने को मिलता है, शिक्षा में बेहतरी देखने को मिलता है, स्वास्थ्य बेहतर देखने को मिलता है, इम्प्रूव होता है ये, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सब सतत रूप से ठीक होता है। उसके बाद मानव के कल्याण में वृद्धि होती है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है, मानव कल्याण में वृद्धि होती है। और जो आर्थिक समृद्धि होता है ना दोस्तों, वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है? विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि कहाँ पे देखने को मिलता है? विकसित देश में, क्योंकि विकसित देश में ये जो मानव कल्याण में वृद्धि की बात होती है या शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की बात होती है, वो ऑलरेडी विकसित हो चुकी होती है उनकी, ठीक है। तो मानव कल्याण में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन में परिवर्तन की बात नहीं होती है, उनकी बस एक बात होती है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी में परिवर्तन देखते हैं, तकनीक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी कि अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम संरचनात्मक परिवर्तन के साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। अगला, हैरड साहब आ गए भाई। और बताइए, ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं? है बच्चों वाला है कि नहीं है? नहीं है तो पढ़े होंगे तो बच्चों वाला होगा कि G इज इक्वल टू GW, अगर जो लेस देन होगा GN के होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी नहीं हो, ये वाला होता है GW लेस देन GN के होता है ना सर। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? किसी को याद है कि सब भूल गए? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? याद है कि भूल गए? और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आपको बहुत सारी एडिशनल चीज़ें वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को की 3 अवस्थाएं बताई गई थी। प्रथम अवस्था में कहा गया था कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो अल्प विकसित होती है, अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, लोग अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति का स्तर अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है, बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होती है, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बेहतर नहीं होती है, लोग गांव में खास करके बिलोंग करते हैं, अशिक्षा होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास 10 बच्चा रहेगा ना, 10 लड़के हमारे रहेंगे तो गांव में हमको कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा, 10 बच्चे रहेंगे तो 10 लाठी होगी, और 10 लाठी होगी तो हम खूब गांव में मार करेंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। ये जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहती है तब की बात है, जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहती है तब की बात है। तो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है ना कि बच्चा ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से और अशिक्षा के कारण बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो जन्म दर भी ज़्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है, ये पहली अवस्था है।
दूसरी अवस्था में अब आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी विकास कर चुकी होती है, लेकिन जन्म दर आपका अभी भी ऊंचा रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा लोग शिक्षित हो जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाती है, तो जन्म दर ऊपर वाला भी मृत्यु दर भी ज्यादा ही होता है। तो दूसरी अवस्था में जन्म दर बढ़ा रहता है और मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था थोड़ा सा विकास कर चुकी है। और जो तीसरी अवस्था होती है, इसमें अर्थव्यवस्था समृद्धि की स्थिति में आ जाती है, जहां पे अब ये होता है कि एक लड़का भी रहेगा या एक लड़की भी रहेगी तो भी जिंदगी चल जाएगी आराम से। तो जन्म दर में भी कमी आ जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या की आदर्श स्थिति जो होती है वो तीसरी स्थिति होती है, और जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति होती है वो दूसरी स्थिति होती है। तो जनसंख्या की आदर्श स्थिति तीसरी वाली कंडीशन होती है और विस्फोट वाली दूसरी कंडीशन होती है। सो ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं कि सर जी 3, 1, 2, 1 और 3, अर्थात ऊंची जन्म दर ये वाला, ठीक है, और ऊंची मृत्यु दर, ठीक है ये। और दूसरा, पहला ऊंची जन्म दर और नीची मृत्यु दर, अर्थात जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पहली अवस्था है और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होगा, और यहाँ पे आदर्श जनसंख्या की दर प्राप्त होगी, अर्थात अब अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी होगी। लोग सोचेंगे कि एक लड़का भी रहेगा एक लड़की भी रहेगी तो भी काम चल जाएगा। अगला, अगला क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर, चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी की अगर जो हम लोग बात करें तो ये किसने बताया था भाई, बताइए। किसने बताया था? बात करने वाले आज कहाँ गुम हो गए भाई? ठीक है, देखिए कितना शांति से क्लास चल रहा है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो अभी तो मैंने, हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो अभी कुछ देर पहले लियोनतीफ साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एशियन ड्रामा, गुरनार मेडल कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, ये किसने लिखा था? ये तो रैगनर नर्स साहब का है, ठीक है, रैगनर नर्स साहब का है ना। और एक्युमुलेशन ऑफ द कैपिटल, ये थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। एक्युमुलेशन ऑफ द कैपिटल इस संदर्भ में जो था वो फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है बट ठीक है, आप सुमेलित कर लीजिएगा। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों में कौन एक से के बाजार नियम से से के, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, निम्नलिखित विकास सिद्धांतों में से कौन एक से के बाजार नियम से समर्थन पाता है? तो से का नियम क्या बताता है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। और इसकी व्याख्या कौन करता है बताइए? तो जितने लोग भी हर्षमैन की बात बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, हर्षमैन साहब ने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, हर्षमैन ने असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में समान रूप से निवेश नहीं करना चाहिए, सभी क्षेत्र में समान रूप से निवेश नहीं करना चाहिए। जहां पर जिस क्षेत्र में निवेश कर चुकी श्रम और पूंजी निश्चित मात्रा में आपके पास है, तो श्रम और पूंजी को आप उन्हीं क्षेत्रों में लगाइए जिन क्षेत्रों में
लाभ अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जब लाभ प्राप्त करें तो बाकी के बचे हुए क्षेत्र में आप क्या करेंगे कि आप निवेश कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस आज की क्लास इतना ही, बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं मैं कल करवा दूंगा। और दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से ठीक तरीके से जिस प्रोसेस के तहत मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस के तहत अगर जो आप ठीक तरीके से कंटेंट को फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। नोट्स कम से कम 1 घंटे रोज पढ़िए और नोट्स में मेरी खुद की हैंड राइटिंग के द्वारा मेरे द्वारा खुद लिखा हुआ जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप नोट्स से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है ताकि समय समय पे आप टेस्ट देकर के देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है और उसमें आप सुधार करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो इन फ्यूचर में इसी दरमियान कोई नई वैकेंसी आ जाती है और उसके लिए नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आप एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं, अलग अलग उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट के लिए अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए और एलटी के लिए अलग अलग बैच है, एलटी ग्रेड की अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं होती है उसके अलग अलग बैच हैं, जीआईसी लेक्चरर के अलग बैच है, हरियाणा में पीजीटी के लिए अलग बैच है, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच आपको मिल जाएंगे। सो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। या दोस्तों अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना है तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल 499 रुपये में, जो मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अगर जो आप नोट्स केवल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपनी फीस सबमिट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, सब हर जगह आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अरे बाप, आहा।